नमस्कार। आज़ाद सिपाही में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो किसान आंदोलन है। देश के किसान आंदोलित हैं। पंजाब और हरियाणा से किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और देश के दूसरे प्रांतों तक फैल चुकी है। देश भर के किसान दिल्ली में जुटान कर रहे हैं और अपना समर्थन आंदोलनकारी किसानों को दे रहे हैं। आज हमारे बीच हैं उमेश नज़ीर जी। उमेश नज़ीर जी एक संस्कृति कर्मी होने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तो आज किसान आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हम इनसे बात करेंगे। उमेश जी, ये बताइए कि जो किसान दिल्ली की सीमा पे डटे हुए हैं, आज चौथे चरण की बातचीत होगी, तो ये एक बात आ रही है कि किसान भ्रमित हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बात उन तक आखिर क्यों नहीं पहुंच रही है? देखिए, किसान भ्रमित नहीं, आजादी के बाद पहली बार इतना जागरूक हुए। किसानों का जो कह लीजिए कि उनके उपज का दाम बरसों से नहीं मिलते रहा है। किसान लगातार तंगो-तबाह रहा है। इसके बावजूद उसका धैर्य पहली बार टूटा है कि दिल्ली पर उसने धमक दिया है। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको सोचना चाहिए। और ये एक जो बात आ रही है कि एमएसपी को लेकर किसान जो है सशंकित हैं। वो ये चाह रहे हैं कि बिल में ये रिटेल में चीजें आ जानी चाहिए कि एमएसपी से कम पे खरीद नहीं की जाएगी, जबकि सरकार की तरफ से बार बार इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि एमएसपी के साथ कोई जो है छेड़छाड़ नहीं होगी और फिलहाल यह जैसे पहले मिल रहा था किसानों को वो मिलता रहेगा। तो ये आखिर कहाँ पे ये एक जो गैप हो जा रहा है किसानों की और सरकार के बीच में, उसको कैसे इस गैप को जो है पाटा जाए? देखिए, ये सरकार ही जो है वह गैप पैदा की है, इसलिए जवाबदेही उसको है कि कैसे वह किसानों को विश्वास में ले। किसान जो है इतना धैर्यशील होता है कि कई मौसम के मार पड़ने के बावजूद अगले साल खेतों में अपना अनाज बोने के लिए तैयार रहता है। उसके धैर्य का बांध टूटा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात तो है। और बात यह है कि आज ये जो कानून जो आए हैं, तीनों चारों कानून जो कृषि से संबंधित है, वह पूरी जो है बाजार के चंगुल में किसानों को फंसाने की तैयारी है। और यह तैयारी इस मायने में है कि एक तरफ उपज पैदा करने के लिए खाद से लेकर बीज से लेकर आपको कृषि उपकरण तक, मोसेंटो का उदाहरण सामने हमारा। हाँ, किस तरह से शुरू में किसानों को अपने साथ लेने सही बात है, सही बात है। जो है आज यह देख लीजिए कि एक तरफ उसको उपज करने के लिए आज जो है पहले से कई गुना महंगा जो है लागत लग रहा है, कृषि का उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है। लेकिन जो है दूसरे तरफ यह जो कानून आ रहे हैं वह किसानों के हित में इस मायने में नहीं है कि वे जो है आपको सीधा सीधी बाजार के हाथ में उनको फेंक दिया गया है। और बाजार के हाथ में जो भी चीजें गई है, तो अगर आप कमजोर हैं तो बाजार में आपको मूल्य तय करने का अधिकार आपको कतई नहीं है। आप देख लीजिए। यहाँ मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा।
एक ज्ञानेंद्र जी का एक लेख है जिससे मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा आपका, कि देश में 70% सीमांत किसान और 17% छोटे किसान अपनी छोटी जोतों के कारण खेती के साथ साथ पशुपालन और मजदूरी करने के बावजूद अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते हैं। खेती उनके लिए घाटे का सौदा हो गई है। देश के 82% दलित किसान सीमांत किसान हैं और केवल कर्नाटक को छोड़कर बाकी तमाम राज्यों में उनकी आय खर्चों से कम है। नीति आयोग के रमेश चंद्र साहब भी इस अध्ययन में अपने अध्ययन में इस बात को रख चुके हैं। तो सीमांत किसानों पे ये जो कृषि बिल है, एजिटेशन में तो एक शुरू में ये कहा गया कि बड़े किसान जो है प्रदर्शन में जो है भाग ले रहे हैं, जो बड़े जोतदार हैं। सीमांत किसानों को उसमें एक तरह से उनकी भागीदारी को कम करके बताया गया है, लेकिन जो प्रभावित होने वाले जो ये हैं उसमें सीमांत किसान को लेकर भी जो है एक रिपोर्ट है। तो सीमांत किसानों पे आप किस तरह से इस बिल का जो है असर देखते हैं? देखिए, देश का आप ही के रिपोर्ट के अनुसार के 82% जो है वह छोटे जोतदार हैं। 82% लोग जो है, और यह तो क्या कहिएगा, जिस तरीके से मीडिया भी बात कर रही है, कभी किसानों को खालिस्तानी कहती है, कभी दिग्भ्रमित कहती है, कभी कुछ और कहती है। मूल सवाल है यहाँ कि ये जिस तरीके से सरकार में बैठे लोग तरह तरह के भ्रम क्रिएट करके और अपनी साख को किसानों के बीच कमजोर कर रहे हैं, यह उनके लिए घातक साबित होगा। और घातक इस मायने में है कि किसान जो है, किसान सिर्फ ऐसा नहीं है, किसान अन्नदाता है। किसान जो है वह भारत की आत्मा है। हम लोग पढ़ा करते थे कि भारत किसानों का देश है, भारत जो है गांवों का देश है। यह जो है 65% से ज्यादा लोग कृषि प्रयासरत हैं। वो सिर्फ कृषि आजीविका संबंधी मैं बात नहीं करता हूँ, पूरे पर्व त्योहार उठाकर देख लीजिए, चाहे होली की बात देखिए, चाहे दिवाली की बात देखिए, कि अब दशहरा की बात देखिए, पूरी जो है वह कृषि पर आधारित हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, हमारे पर्व त्योहार, हमारे रीति रिवाज, यह पूरी जो है, यह कृषि विधेयक जो आया है वह भारत की मूल आत्मा को प्रभावित करेगा। और यह सोचना चाहिए कि देश में जो है वह राष्ट्रवादी ताकत, कथित राष्ट्रवादी, मैं कहना चाहता हूं कि कथित राष्ट्रवादी ताकत सत्ता में बैठी हुई है, और उसके बाद भी भारत की आत्मा के साथ चोट की जा रही है इस कृषि विधेयक के साथ। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी ईमानदारी कहां है। उनकी ईमानदारी स्पष्ट तौर से बड़े बड़े कंपनियों के साथ है, कारपोरेट घरानों के साथ है। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से ये सारा खेल इसलिए है कि देश के अंदर जो छोटे सीमांत किसान है वह खत्म हो, और देश के अंदर जो है वह खेती से लोगों का मोह भंग हो। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कारपोरेट खेती को बढ़ावा दिया। यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूं, और एक और इसी तरह की रिपोर्ट है। नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगड़िया इस कानून का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं, एक उदारीकृत और सुरक्षित भूमि पट्टा मार्केट का सबसे बड़ा फायदा होगा कि यह उन किसानों को बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा जो खेती को आकर्षक नहीं मानते, जिसके लिए वह घाटे का सौदा है, और उन किसानों को मजबूर करेगा जो खेती में रुचि रखते हैं और टिके रहना चाहते हैं, और हमारी जोतों के आकार को बढ़ाएगा। तो यहाँ भी तो अरविंद पनगड़िया जी कह रहे हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो बाहर निकल जाए। एकदम बात कर रहे हैं, एकदम निश्चित तौर से। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन का जो यह जो है, ये सरकार जब आई थी पिछली बार तो कहा था, किसानों के सवाल पे उसने बोला था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, हम लागू करेंगे। उल्टा उस रूप में तो नहीं ये किया गया, लेकिन उसके कुछ अंशों को और कुछ संशोधन के साथ लाया गया। ये संशोधन जो है
बाजार के हित के लिए जितने थे, जितने का कहता बड़ी बड़ी कंपनियों के हित में थे, उन्हीं बिंदुओं को लाया जा रहा है। और कहां गया स्वामीनाथन आयोग? स्वामीनाथन आयोग स्पष्ट कहता है कि क्या कहता, कृषि को सस्ता बनाया जाए, उसके उत्पादन मूल्य को गिराया जाए, उसमें जैविक खेती की बात करते हैं, उसमें बात करते हैं कि आपको ये जो आज देख लीजिए कि आज जिस तरीके से खाद और बीज का जो खेल चल रहा है वह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं यहाँ एक छोटा सा एक वो एमएसपी के को लेकर जो एक ये हुआ है उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्वामीनाथन कमेटी ने 3 श्रेणी जो है बनाई थी, A2 लागत, A2 प्लस FL लागत और तीसरा C2 लागत। इन तीनों के आधार पे जो है कृषि मूल्य या उपज का मूल्य निर्धारण होता था। तो इस हिसाब से गेहूं की सबसे न्यूनतम वैरायटी यानी A2 न्यूनतम वैरायटी की A2 लागत 600 रुपया, A2 प्लस FL लागत 800 रुपये और C2 लागत 1200 रुपये आंकी गई है। स्वामीनाथन आयोग 2006 के मुताबिक सरकार को एमएसपी देते समय C2 लागत में 50% जोड़कर मूल्य निर्धारण करना चाहिए, यानी गेहूं का वैरायटी का एमएसपी 1800 रुपये होगा। लेकिन अगर सरकार C2 के बजाय A2 ले तो एमएसपी 900 रुपये और अगर A2 लागत ले तो एमएसपी 1200 रुपये निर्धारित होगा। यह एक कड़वी सच्चाई है। तो ये जो एक है कि अगर एमएसपी के हिसाब से एक उसी गेहूं का जो मूल्य है वो 1800 रुपये जो है प्रति क्विंटल आता है और थोड़ा सा उसको अगर ये करके किया जाता है तो वो 900 रुपये आता है। तो किसान इस बात को भी लेकर एक विक्षुब्ध है या एक उनकी जो एक नाराजगी है, उनके अंदर का जो एक आक्रोश है वो इस बात को भी लेकर है कि हमें स्वामीनाथन कमेटी की जो एक्चुअल रिपोर्ट थी वो हमें नहीं मिल पा रही है। सही बात है। इसमें स्वामीनाथन आयोग के आपको क्या कहते 3000 पन्नों की रिपोर्ट है। मैं उस रिपोर्ट को देखा हूं। उस रिपोर्ट में एमएसपी का तो सवाल है और कहा गया कि 1.5 गुना मूल्य देने का, लेकिन सरकार तो चाहती ही है कि आप ही के पनगढ़िया के कमेटी का जो ये नीति आयोग के मामला बता रहे थे हमको कि वह जो है कि जो दारों को कम करना चाहता है, आपको वह कहता है कि ये जो है कि चाहता है कि मजबूर हो जाए बाहर होने के लिए। तो जहां ये सारा खेल चल रहा है वहां किसान कैसे इस सरकार पर विश्वास करे? मूल सवाल जो है लोकतंत्र है, बातचीत में समाधान निकलना संभावना है, गुंजाइश है दोनों तरफ से। निश्चित तौर से किसान जो है अगर किसान अभी आंदोलन वो ठीक है, वो उनका एक लोकतांत्रिक हक है, लेकिन कम से कम वो उग्र हो रहे हैं। और एक चीज है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसान उग्र नहीं हो रहा है। किसान तो ऐसे भी क्या उग्र होगा जिसके पास खाने को नहीं है। आज देख लीजिए कि किसान की हालत उड़ीसा में देख लीजिए, किसान की हालत झारखंड में देखिए, किसान की हालत बिहार में देखिए। यहाँ मैं रोकना आपको चाहूंगा, झारखंड की जब आपने बात की तो झारखंड में मंडी सिस्टम जैसा तो पहले कभी था भी नहीं। सही बात है। बिहार में था भी तो 2006 में वहां खत्म कर दिया गया और पैक्स के जरिए सरकारी खरीद हुई। लेकिन उस पैक्स की खरीद में भी जो महाजन वगैरह पे इसकी खरीद को लेकर जो आरोप लगते थे कि धान को जो है पहिया बता देगा या और जो उसकी क्वालिटी को बिलो बताकर कम पैसे में खरीद करता था, पैक्स ने भी यह काम किया। यह मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद जाकर बिहार में कुछ किसानों से बात कर देखा हूँ। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप ये बताइए कि यहाँ के किसानों पे इसका क्या असर हो सकता है? यहाँ के किसानों पर तो बहुत बड़ा असर होने वाला है। एक तो ऐसे भी किसान यहाँ का तबाह है, आपको कहता विस्थापन के सवाल को लेकर किसान यहाँ का तबाह है। आपको बड़े बड़े जो उद्योग लग रहे हैं
उद्योगों के कारण उनकी जमीन जो छीनी जा रही है, एनटीपीसी का मामला आपके सामने है, आपको गोड्डा में अडानी का मामला सामने है, आप देख लीजिए कि मनोहरपुर में क्या कहता है कि सोना माइंस का सवाल है, आपको ये तो है ही यहाँ। लेकिन इससे भी बड़ा मामला है कि उससे जो किसान बच जाएंगे। यहाँ तो बड़ा सवाल ये है कि वहां तो बड़ी बड़ी पंजाब में मंडी है, हरियाणा में बड़ी बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ तो ये हाल हो जाएगा। यहाँ अधिकतर सीमांत किसान है और उनको क्या यहाँ का सब्जी टमाटर लंदन में बेचने जाएगा यहाँ का किसान, ये सरकार को बताना चाहिए आखिर में। और जहां तक नहीं, देश के जो दूसरे जो ये है वहाँ दूसरे हिस्से की बात आप कर रहे हैं, दूसरे हिस्से की बात आप कर रहे हैं, तो आप एनएच का हालत देखिए, आप एनएच का हालत देखिए, आप देखिएगा कहता जिस तरीके से पटना जाने वाला रास्ता का हालत देखिए, आप सीधे उड़ीसा जाने वाला रास्ता को देखिए, जो हालत रोड का है उसमें अगर सब्जी यहाँ से ले जाएगा और बीच में सड़ गया तो यहाँ तो अगर 10 रुपया उसको मिलना है, वहां जाके 2 रुपया में बेचने के लिए वह विवश होगा। यह जो है सीधा है कि छोटे छोटे जो झारखंड के जो एजेंट हैं, जिसको कह लीजिए कि सब्जी मंडी में बैठते हैं, उनके चंगुल से निकालकर बड़ा बड़ा जो कहता है एजेंट और क्या कहता है बड़ा बड़ा कंपनी बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा जो दलाल बैठा हुआ है, उस दलाल के हाथों में किसानों को सौंपने की तैयारी है। इस आंदोलन के जो सांस्कृतिक पहलू हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि वहां मैं देख रहा हूं कि जो लोक गायक हैं वो भी उस ये में भागीदारी कर रहे हैं और इसका एक व्यापक जो है परिप्रेक्ष्य बन चुका है। और कुछ जो खिलाड़ी हैं पंजाब के, जिनको बड़े पुरस्कार मिले हुए हैं सरकारों की तरफ से, वो 5 तारीख को कह रहे हैं कि हम पुरस्कार वापसी करेंगे। आज की खबर ये है कि प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के वरिष्ठतम नेता हैं, प्रकाश सिंह बादल, वो अपना पद्म पुरस्कार वापस कर दिया। एक चीज है कि देखिए, प्रकाश सिंह बादल का मामला है तो भाई प्रकाश सिंह बादल के मामले को राजनीतिक आप कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, पर लेकिन करतार सिंह जो ओलंपियन रहे हैं, बड़े पहलवान रहे हैं, वहीं मैं आ रहा हूँ। करतार सिंह का मामला ले लीजिए, और जो ओलंपिक के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, उनकी जो पुरस्कार वापसी जो हो रही है, यह इसको आप राजनीतिक नहीं कह सकते हैं। ये किसानों के दर्द से उभरा हुआ का कहता यह मामला है। और दूसरी बात है कि आप यह जान जाइए कि संस्कृति का मामला है, सिर्फ किसानों के और उन खिलाड़ियों के हित में नहीं, यह देश के हित में नहीं है। यह जो है देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता पर चोट करेगा। लेकिन बताने वाले तो यह भी कह रहे हैं, जो जानकार हैं, जो उदार अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि इससे किसानों को जो है बेहतर मूल्य मिलेगा और वो उनके सामने मल्टी ऑप्शन होंगे कि वो बाजार चुन सके और अपने देख लीजिए बेच सके। अगर यही रहता तो इंग्लैंड के किसान, जर्मनी के किसान, आपको वह कहता फ्रांस के किसान, इन लोगों को सब्सिडी सरकार क्यों देती? उन लोगों को आज जो है खेती संरक्षित करने की चीज है। अमेरिका के जो किसान हैं उनको बड़ी मात्रा में सब्सिडी अमेरिकी सरकार की तरफ से मिलती है, निश्चित तौर से, और वो शायद $7,000 या ऐसे कुछ जो है बैठता है प्रति किसान। और हमारे यहाँ 6,000 रुपये सालाना, यानी 500 रुपये हर महीने किसान को। तो अगर ओपन मार्केट होगा, जिसकी बात सरकार और सरकार में जो लोग हैं जो कह रहे हैं, तो ये अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें
तो अमेरिका का अगर बाजार खुल जाता है तो अमेरिका के किसान से भारतीय किसान किस तरह से जो है प्रतियोगिता में टिक पाएंगे। ये मैं 13-14 का एक वाकया भी मुझे ध्यान आ रहा है एक यहाँ मैं गेहूं बाहर से एक्सपोर्ट हुआ, लाया गया अमेरिका से संभवतः। तो उस समय हमारे पास वो एक हमारे यहाँ भी पड़ा हुआ था, लेकिन हम उसको ये ना करके कम कीमतों के चलते अमेरिका से जो है या दूसरे देशों से जो है गेहूं मंगाना जो है वो हमारे को प्राथमिकता दिए। इस पर मैं एक चीज तो अपना अनाज भी इससे जो है ये हो जाएगा। एक चीज है कि मैं यहाँ एक बड़े विद्वान हैं कृषि के और पत्रकार भी हैं, देवेंद्र शर्मा, मैं सुनता रहता हूँ। हाँ, देवेंद्र शर्मा से एक बार मेरी बातचीत हो रही थी तो देवेंद्र शर्मा कहे कि भारतीय किसान जो है वह इंग्लैंड के गाय से भी कमजोर है। इंग्लैंड के किसान गाय को जितना कहता है कि आपको केयर लिया जाता है उतना सरकार हमारे किसानों को भी नहीं लेती है। तो यह जो है किसी एक दल और एक राजनीति की बात नहीं है, यह जो है ये मूल सवाल जहां से उठता है कि आधुनिकता के माने होड़ में, और वह आधुनिकता जो है वह उपनिवेशवादी मूल्यों के साथ भारत में आया है। उसके चलते हम कृषि को बराबर जो है एक गंवार व्यवस्था, एक पिछड़ा व्यवस्था मानते रहे हैं और इसके चलते सारी परेशानी यहाँ खड़ा हुई है। अंतिम वक्तव्य के तौर पे मैं आपका ये लेना चाहता हूँ कि आखिर ये समाधान होगा कैसे? इसका समाधान एक ही है कि किसानों का लागत मूल्य घटना चाहिए और उनका विक्रय मूल्य कैसे बढ़े, इस पर देश के विद्वानों को, देश के नीति निर्माताओं को और राजनीतिक दलों को सोचना होगा। और यह मौका है कि किसान जो है वह राजनीति के मुख्य धारा में कभी नहीं रहा है। किसान अपनी धमक दिया है। आज तमाम राजनीतिक दलों को यह सोचना होगा कि किसान और किसानी कैसे उसकी प्राथमिकता में आए। अगर यह नहीं आता है तो आप लोहा नहीं खाइएगा, आप मोबाइल नहीं खाइएगा, आप कंप्यूटर नहीं खाइएगा, आपको तो खाना अनाज ही है। और अनाज पैदा करने वाला जो अन्नदाता है, और हम तो अन्नपूर्णा के पूजा करने वाले लोग हैं, हमको अन्न जो दे रहा है अन्नदाता जो है उसका सम्मान और उसके क्या कहता अस्तित्व को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। उमेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।